प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए 18 क्लास नंबर सिस्टम में हो चुके हैं 18 लेक्चर। आज ये 19वां होने जा रहा है और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लाए हैं। यानी जितना पढ़ाए हैं आपको उसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम अलग से आपको दे रहे हैं कि अगर ऐसे प्रश्न आ जाएं तो आप कैसे हल करते हैं। देखिए इस समय 2 दिन से आपका वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे पड़ रहा है, टाइम ज्यादा लग जा रहा है। उसका कारण आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि इस समय पितृपक्ष चल रहा है। थोड़ा सा मुझे विलंब हो रहा है तो इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे, लेकिन वीडियो मिलेगा जरूर आपको। थोड़ा विलंब भले हो लेकिन मिलेगा जरूर। तो चलिए चलते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं कि यह क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। देखिए ये पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि 7 अंकों की न्यूनतम संख्या से 6 अंकों की अधिकतम संख्या को घटा दी जाए तो शेष क्या होगा। अच्छा बताइए, 7 अंकों की कभी भी इतना आ जाए कि एक ज्यादा हो एक कम, जैसे 7 और 6 कह रहा है तो एक आंसर होगा सीधे सीधे, लेकिन आपको दिखा भी दे रहे हैं। 7 अंकों की न्यूनतम संख्या जब आप लिखते हैं तो एक लिखेंगे और 6 जीरो लगाएंगे, 4 5 6, यानी 6 जीरो हो गया, 7 अंकों की न्यूनतम संख्या बन गई। अब 6 अंकों की अधिकतम संख्या, तो 6 बार क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। आप 6 बार आप 9 लिख देंगे, यानी आपकी ये अधिकतम संख्या बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। आप इसे माइनस करेंगे, बताइए दे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 चला जाएगा 1, और इसके बाद 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा, यानी 1 आएगा। आंसर आपका कितना हुआ, 1। तो राइट आंसर आपका हो गया 1। कभी भी ऐसा पूछे कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या से 5 अंकों की अधिकतम संख्या घटा दी जाए तो 1, 7 अंकों की न्यूनतम संख्या से 5 अंकों की अधिकतम संख्या घटा दी जाए, 6 अंकों की अधिकतम संख्या घटा दी जाए तो 1, अगर 7 8 अंकों की न्यूनतम संख्या से 7 अंकों की अधिकतम संख्या घटा दी जाए तो 1। क्योंकि अंतर उसमें एक ही होगा, लेकिन आप करके भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, लेकिन आपको देखना होगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए 05421 से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अंक कितने होने चाहिए, 6 अंकों की संख्या बननी चाहिए। और यहाँ पर 0 दिया है, 5 दिया है, 4219, यानी 6 अंक भी दिया है। तो देखिए अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखें 6 अंकों की, तो बताइए कैसे लिखते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या उससे शुरुआत। तो इसमें 0 से लेकर 9 तक में सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ा अंक क्या है, 9। इससे छोटा अंक क्या है, यानी 9 के ठीक देखिए तो 5 इसमें जो दिया गया उसी में से। इसके बाद क्या है, यहाँ 4 देखिए है, फिर क्या है आपका देखिए 2 है, और 1 है और 0 है। यानी बड़े से छोटे के रूप में हम लिखेंगे, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटी, फिर उससे, और अंत में सबसे छोटा। अब कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या को घटाना है। अगर ये 0 ना होता तो हम क्या करते शुरुआत, यानी हम एकदम छोटी संख्या से शुरुआत करते, लेकिन 0 दिया गया है। 0 सबसे अंक, छोटा अंक है, लेकिन अगर यहाँ 0 लिख दिया तो संख्या बन जाएगी 5 अंक की। क्योंकि 0 शुरू में लिखते हैं तो उसका मान नहीं है, यानी उसकी कोई गणना नहीं है, इसलिए हम पहले 1 लिखेंगे तब 0 लिखेंगे, और छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। यानी सबसे इसके बाद छोटा 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 5, फिर 9। तो चलिए माइनस करते हैं, 10 में से 9 चला जाएगा, 1 होगा आपका। यहाँ पे देखिए क्या बचा, ये 0, यानी आपका ये 10 में से 9 गए 1, और यहाँ पे 10 में से 5 गए 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 बचा, और 11 में से 4 गए 7 हो जाएगा। और ये देखिए कितना बचा, 3, 3 में से 2 गए 1, और ये 5 हो जाएगा। 9 में से 8 1 गए 8, यानी 851। और 751 देखिए आंसर कहाँ है, ये है आपका आंसर मिल गया 851, और 751 आंसर आपका है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। छोटे छोटे प्रश्न हैं, सभी लोग देखते चलें। देखें अगला प्रश्न क्या है, देखिए 100 से लेकर 110 तक कुल कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी आप समझ रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर पूछ रहा है कि कुल कितनी है ट्विन प्राइम नंबर। तो चलिए देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर कितनी है।
अच्छा, 100 से 110 के बीच में बताइए कौन कौन सा एक जोड़ा तो होगा 101 और 103 का, और एक जोड़ा आपका क्या हो जाएगा सभी लोग बताएं, 107 और 109 का। यही होगा जुड़वा भाज्य संख्या, आपको समझा चुका हूं। तो ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, यानी दो ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनमें अंतर केवल कितना हो बताइए, दो का अंतर हो, जिसमें केवल दो का अंतर हो, और दोनों भाज्य भी होना चाहिए। बताइए 101 और 103 में दो का अंतर है, दोनों भाज्य हैं। 107 और 109 में दो का अंतर है, दोनों भाज्य हैं। इसके अलावा कोई होगा नहीं, तो यहाँ पर दो आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दो। देखिए मैं 1 से लेकर 18 तक का लेक्चर लिया हूँ, उसको जा करके आप अच्छे से देख लीजिएगा, तब ये 19वां आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे ये साधारण प्रश्न है, नहीं देखे होंगे तब भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग देखें, इसके अलावा जो अगला प्रश्न है सभी लोग देखें, यहाँ पर भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेष फल का 15 गुना है, यदि शेष दिया है 48 तो भाज्य बताइए। देखिए कह रहा है जो भाजक है, सभी लोग देखें, जो भाजक है वह वह क्या कर रहा है, भागफल जो कह रहा है, पहले उसको लिख देते हैं। भागफल का 12 गुना है, और यही जो भाजक है वही जो है क्या है, किसका, शेष का कितना गुना है जी, शेष का 15 गुना है। ये पहला आपको बताया, यह दूसरा बता दिया स्टेटमेंट। अब बताइए शेष दिया गया है 48, यानी 48 इंटू 15 हो जाएगा। तो बताइए 15 अट्ठे 120, 12 15 चौका 60, यानी 70 2 72 720, यानी भाजक का मान आ गया कितना, 720। इस वाले स्टेटमेंट से आप भागफल निकाल लेंगे। तो देखिए अगर हम इसको कहें कि भाजक दिया गया है, भागफल अब अब मतलब भागफल निकाल लीजिए, तो देखिए भागफल क्या हो जाएगा, भागफल आपका हो जाएगा, चूंकि भाजक आ गया तो भाजक की जगह हम लिख देंगे क्या, 720। तो 720 में आप 12 का भाग दे दीजिए, कैंसिल करिए, 12 पंजे 7 12 छक 72, यानी 60 ही आ गया। तो भागफल भी 60 ही आ गया। और एक चीज आप जानते होंगे कि भाज्य बराबर होता क्या है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल। सभी लोग देखें, भागफल और प्लस शेषफल, बाकी कुछ नहीं, शेषफल। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपको भाजक का पता हो गया कि भाजक कितना है 720, भागफल भी पता हो गया 60 ही, और शेषफल तो दिया ही है 48 48। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 दूना 12 और 6 सते 42, 1 43, और यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा 48, और फिर इसको जोड़ेंगे आप तो 432 तो है ही, इधर 48 आ जाएगा। यानी आपका 432 48 देखिए कहाँ पे है, 432 48 पहला ही ऑप्शन मिल गया, यानी ए आपका राइट आंसर है। तो आप समझ सकते हैं, देख लीजिए इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपको खूब पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न सुपर टेट और टेट में, तो अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखिए सभी लोग, यहाँ पर कह रहा है कि 1000 से कम 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 पूछ रहा है, कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 10 एवं 13 इन दोनों के गुणज हों, गुणज यानी मल्टीप्लाई हों। तो देखिए क्या, यानी 10 और 13 दोनों से कैंसिल होते हों। देखिए क्या होगा, पहले तो हम 10 और 13 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम। तो बताइए कितना हो जाएगा, 130, सभी लोग जानते हैं, कुछ नहीं करना है, 1000 में 130 का भाग देना है, 13 सत्ते 91 होता है, यानी 910 हो जाएगा। तो देखिए जीरो हो जाएगा, खैर इससे मतलब भी, शेषफल से हमारा कोई मतलब नहीं है, 10 में से एक गया 9, 90 आएगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, जितना गया हो, यानी 7 बार भागफल गया है, तो 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर हमारा कहाँ मिल गया, सी में। तो सी हमारा राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्लास में, अगले क्वेश्चन में, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग देखें, सभी लोग देखें कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखें, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या के एक तिहाई,
किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई यदि 15 हो तो संख्या बताइए। एक तिहाई का एक चौथाई यदि 15 हो तो संख्या बताइए। यानी किसी संख्या का, तो संख्या हमने मान लिया, सभी लोग देखें बहुत ही आसान प्रश्न है। संख्या हमने, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया यक्स, तो यक्स इंटू एक तिहाई का एक चौथाई यानी 1/4 दिया है, 15 है, तो यक्स बराबर क्या होगा, तो 15 इंटू देखिए 4 तिहाई 12, तो 12/1 यानी 12 ही हो जाएगा। दुगुना कर दीजिए, 12 पंजे 60, 12 कम 12 6 18 यानी 180 होगा। तो 180 कहाँ पे दिया गया, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, सी आंसर आपका सही है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। छोटे छोटे प्रश्न हैं, समय नहीं लगेगा, आप देखते रहिए, सभी लोग देखें, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम को देखते हुए। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। एक विद्यालय, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। एक विद्यालय 7:30 यानी 7:30, 7:30 प्रातः प्रारंभ होता है और 10:49 पर समाप्त होता है। प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश होता है, देखिएगा 5 मिनट का। तो बताइए कि प्रत्येक पीरियड की औसत अवधि क्या है, जबकि विद्यालय में 4 पीरियड होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है अगर देखा जाए तो। देखिए 7:30 यानी 7:30 से 10:49 तक समय कितना हुआ, तो पहले तो हम ये देख लेंगे। अब बताइए 7:30, अगर हम 7:30 से देखें तो 8 बजे तक 30 मिनट हुआ, एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। 7:30 से 8 बजे तक 30 मिनट, और 8 2 10 यानी 2 घंटे हो गए। 2 घंटा, ध्यान से देखिए 2 घंटे, और ये मिनट में मैंने बता दिया मिनट, और ये इसके बाद 49 मिनट हो गया, ये समय हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि 30 मिनट प्लस 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, और प्लस 49 मिनट, बताइए टोटल कितना हो गया। अच्छा जोड़ लीजिए, तो देखिए यहाँ पर 120 और 30 150, और 40 190 यानी 199 मिनट हो गया। 199 मिनट। आप मुझे बताइए, अगर ये हर पीरियड के अंतर बीच में 5 मिनट का अवकाश हो तो कुल कितना अवकाश होगा। देखिए जैसे 4 पीरियड लगते हैं ना, दिया गया है 4 पीरियड, तो 5 मिनट यहाँ होगा, 5 यहाँ, 5 यानी 3 ही अवकाश होगा। बीच में अवकाश होता है 5 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट, यानी आपका कुल 15 मिनट का अवकाश होगा। 5 तिहाई 15, तो 4 मत करिएगा, भूल से बच्चे यही कहते हैं। 5 मिनट का इंटू 3 यानी 15 मिनट का अवकाश हुआ। तो 15 मिनट का अवकाश हुआ तो उसे माइनस कर देंगे, तो 9 में से 5 गए 4, और 9 में से 1 यानी 8, 184 मिनट। बताइए 184 मिनट है, और 184 मिनट, और क्लासें कितनी, पीरियड कितनी लगती हैं, 4, तो 4 से भाग दे दीजिए, यानी 4 चौक 16 और 4 छंग 24, यानी आपका हो गया 46। 46 मिनट का एक क्लास होगा, तो लगभग यानी 46 मिनट करेक्ट है, 46 मिनट का एक क्लास होगा, यानी आपका बी आंसर होगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी है। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, एक कक्षा के एक समूह की लड़कियों में 1250 सेब बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़की को समूह की लड़कियों की संख्या के दुगुने सेब प्राप्त होते हैं, तो समूह में लड़कियों की संख्या कितनी है। मैंने माना लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या यक्ष मान लिया, लड़कियों की संख्या को हमने मान लिया कितना, यक्ष, तो यक्ष लड़कियों की कुल संख्या है, और इसके दूने मतलब लड़कियों की संख्या का दुगना बांटा जा रहा है, यानी 2x, तो कितना है 1250 सेब हैं। अब देखिए 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10 यानी 625, तो यक्ष स्क्वायर की वैल्यू 625, तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा 25, जानते हैं 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यक्ष की वैल्यू आ गई 25, यानी लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। आपका आंसर यहाँ पे प्राप्त हो गया, 25 आंसर होगा। तो सभी लोग इसको देख लें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। सभी लोग देखते रहें। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो होगा वो क्या है, कह रहा है एक आदमी को 64 किलोमीटर की दूरी तय करना है। कितना तय करना है, 64 किलोमीटर।
वह पहले दिन 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है और दूसरे दिन 16 किलोमीटर, फिर तीसरे दिन 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसी अनुक्रम में यानी इसी तरह से वह आगे भी तय करता है। तो बताइए कि संपूर्ण दूरी को तय करने में इसे उसे कितना समय लगेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ यानी पहले वह तय कहता है, कह रहा है पहले दिन, यानी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इसी तरह से तय करेगा और इधर शेष क्या बचेगा, सभी लोग देखिए शेष क्या बचेगा और वह तय कितना करेगा, तय करता है। तो देखिए, अगर हम यह देखें कि पहले दिन कितना तय किया तो 64 में 32 तय करता है और 32 शेष बच गया, फिर 32 शेष बच गया, फिर इसमें 16 तय करेगा तो 16 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, समझ रहे होंगे। अब 16 किलोमीटर बचा है, अब इसमें 8 ही किलोमीटर तय करेगा, फिर 8 किलोमीटर, फिर क्या करेगा, वैसे ही इसी अनुक्रम में इसका मतलब 4 करेगा, इधर 4 बच जाएगा, 2 करेगा, इधर 2 बच जाएगा, ऐसे ही करता रहेगा और शेष भी बचता रहेगा। यानी जब जितना तय करेगा उतना ही बच जाएगा। तो दशमलव में तय करेगा तो दशमलव में बच जाएगा, लेकिन कभी वह तय पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे तय नहीं किया जा सकता, यानी पूरा यह समाप्त ही नहीं होगा, पूरी दूरी को समाप्त ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसी की आधी दूरी को करेगा और आधी दूरी बच जाएगा। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ननाफदीज होगा, यानी न तो 62, 64, 65 सब गलत है, ननाफदीज यानी जिससे तय ही नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं लिखा है तो ये तो होगा ही, तय ही नहीं किया जा सकता। तो आप समझ गए होंगे ये प्रश्न क्या है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। सभी लोग देखें, कह रहा है एक बॉक्स में कुछ पेन हैं, उनमें से 15 लाल रंग के पेन हैं, 15 जो है पेन है वो लाल रंग के हैं, 10 नीले रंग के हैं और 20 हरे रंग के हैं। 15 में, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा है 15 में नीली स्याही भरी है, नीली, 20 में लाल स्याही भरी है और 25 में हरी स्याही भरी है तथा 35 में कैप नहीं है, बक्से में पेन की कम से कम संख्या बताइए। अरे कैप नहीं है तो मत हो, संख्या पूछ रहा है पेन की। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, यहाँ पे ब्लू यानी ब्लू की संख्या कितना बताया है कि 15 में ब्लू स्याही भरा हुआ है और यानी नीली स्याही, प्लस देखिए अच्छा इसके बाद क्या करा, लाल यानी रेड में कितना भरा है भैया बताइए 20, और क्या दिया है 25 में हरी यानी ग्रीन कितना है, तो ये है 25। अच्छा, अब देखिए 15 में ये है, 20 में ये, 25 में कैप नहीं है, उससे मतलब नहीं, 35 में ही कैप नहीं होगा इसी में, और इसके बाद 10 नीले रंग के, 20 हरे रंग के यहाँ पे और 15 जो है लाल रंग के, तो इसी में हो जाएंगे, यानी इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 और 2 2 4 1 5 1 6, यानी 60 ही हो जाएंगे। तो टोटल पेन की जो संख्या होगा वह 60 होगा, कम से कम 60 पेन होंगे। तो राइट आंसर आपका सी होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न का क्या होगा यहाँ पर आपका। सभी लोग देखें, कह रहा है यदि दो संख्याएं ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं तो निम्न में से क्या सत्य होगा। देखिए, अगर कह रहा है ए और बी, या ये ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन में से पूछ रहा है, अंडर रूट ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा दिया गया है अंडर रूट ए प्लस बी और लेस देन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तीसरा क्या ऑप्शन दिया गया है सी में, अंडर रूट ए प्लस बी और ग्रेटर देन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और चौथा दिया गया है तय नहीं किया जा सकता। तो चलिए देखते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए अच्छा ये बताइए, मान लीजिए हमने अंडर रूट में कोई शब्द कोई अंक मतलब लिखा है, तो चलिए हम ले लेते हैं 9 और 4, कोई भी ले लीजिएगा जिसका वर्गमूल निकले तो ज्यादा आसान होगा आपको समझने में। देखिए हम इधर लेते हैं अंडर रूट 9 को, ये 9 को अलग कर देते हैं और 4 को अलग कर देते हैं। मुझे बताइए अगर हम इसको हल करें, इस वाले को ध्यान से देखिए, दो पार्ट में मैंने बांट दिया है, इसको अगर पहले इसको हल करते हैं तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, भाई अंडर रूट 9 को निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट 4 यानी 2, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी हल करने में 5 आंसर आएगा। बताइए इसको क्या होगा, ये हम 9 4 13 और 13 का वर्गमूल निकालेंगे भैया तो 4 4 16 यानी ज्यादा हो जाएगा, तो 3 दशमलव कुछ आएगा ना,
तो 3 दशमलव कम कुछ आएगा तो इससे छोटा है कि बड़ा है? तो निश्चित रूप से छोटा है। और जब छोटा है तो आप क्या लगाएंगे? इसको लेस देन करेंगे, यानी ये छोटा होगा इससे। तो यानी आपका a प्लस बी, यहाँ पे छोटा कहाँ दिया गया है? लेस देन, ये बी ऑप्शन में, यानी बी आपका राइट आंसर होगा। अंडर रूट ए प्लस बी लेस देन क्या होगा? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। यानी जब अंडर रूट की संख्याएं अलग अलग करके अंडर रूट करके जोड़ा जाएगा तो वो उसका जो आंसर आएगा वो अधिक होगा इससे। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये आंसर बी होगा। तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न में और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग देखते रहें। रुपए 8,000 कुछ व्यक्तियों को बराबर बराबर विभाजित किया जाता है। यदि व्यक्तियों की संख्या 10 यदि व्यक्तियों की संख्या 10 अधिक होती तो प्रत्येक व्यक्ति को पहले की अपेक्षा 40 रुपए कम प्राप्त होता। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है आप बताइए। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप कैसे किया करिए, ऑप्शन से जल्दी होगा। बताइए 8,000 रुपए है ना, हम चारों ऑप्शन चेक कर लेंगे। बताइए अगर 8,000 है, देखिए ऐसे तो इसमें ऑप्शन तो ऐसा है कि ऐसे ही डर लगा देंगे आप, क्योंकि 8,000 अगर 20 से हम भागे कुछ भी जाए, यानी मान लीजिए 400 जाएगा तो 400 होगा। लेकिन बताइए अगर 30 से भाग देंगे 8,000 में 10 अधिक, तो क्या कैंसिल होगा? नहीं होगा भाई। 8,000 में और 20 व्यक्ति हैं, 10 अधिक हो गए तो 30 से कैंसिल ही नहीं होगा, पूरा पूरा दशमलव में आएगा। इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। व्यक्तियों की संख्या 10 अधिक हो, प्रत्येक व्यक्तियों की अपेक्षा 40 व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या ये नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि दशमलव में नहीं आना है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा ये आपका देखिए 40 से देखते हैं। चलिए अगर 8,000 है और हम उसे 40 में बांटे तो बताइए कितना हो जाएगा? यहाँ पर 200, यानी 200। अब देखिए अगर 800 ही है और 40 की बजाय 10 व्यक्ति बढ़ गए, यानी अब 50 हो गए, और जीरो कैंसिल किया, और यहाँ पे 16 पचे 80, यानी 160। अच्छा 8,000 थे, 8,000 तो 160 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये 200 पहले होता था, अब 160, तो 40 कम प्राप्त हुआ कि नहीं? और यही लिखा है कि 8,000 रुपए कुछ व्यक्तियों को बराबर बराबर विभाजित किया जाता है। यदि व्यक्तियों की संख्या 10 अधिक होती तो प्रत्येक व्यक्ति को पहले की अपेक्षा 40 रुपए कम प्राप्त होता। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 40। देखिए 40 कम मिल रहा है, यानी यहाँ से मिला तो यही आंसर। तो आप इसको आंख से देखते हुए भी हल कर सकते थे, जैसे हमने बताया 20 है, 20 में 30 10 जोड़ेंगे 30, तो 30 से कैंसिल नहीं। 50 है, 50 से ठीक है भाग चला जाएगा, 10 जोड़ेंगे 60 भाग नहीं जाएगा, यानी पूरा पूरा नहीं जाएगा। 60 है, 60 से नहीं जाएगा पूरा पूरा, सीधे सीधे 40 आ रहा है, यानी 40 से। लेकिन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन तो चेंज भी हो सकता है ना, तो ऑप्शन कटने वाला भी हो तब भी चेंज कर लीजिए। तो ऑप्शन से चेंज करने के बाद देखिएगा कि यहाँ 40 कम प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अगर कम प्राप्त हो रहा है तो वही आपका आंसर है, यानी बी आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। कह रहा है यदि यन स्क्वायर माइनस वन, यानी ब्रैकेट में दिया गया है स्क्वायर माइनस वन, जहां यन एक प्राकृतिक संख्या है और यन का मान 1 से बड़ा है तो वह सदैव विभाजित होता है। ऐसे करके चेक कर लिया करिए। देखिए यन दिया गया है, तो यन और यन का स्क्वायर दिया गया है -1। कह रहा है यन की वैल्यू प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और 1 से बड़ा हो। तो 1 से जब बड़ा होगा तो रख करके चेक कर लीजिए, यानी n बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 डॉट 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 2 से लेकर कुछ भी। तो चलिए 2 लिख कर हम देखते हैं कि जब 2 लेंगे तब क्या होगा। 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर -1। बताइए 2 का स्क्वायर होता है 4 में से 1 गए 3, 3 दूना 6, तो ये 6 हो गया। अच्छा 3 अगर ले तो 3 का स्क्वायर -1। अब बताइए 3 का स्क्वायर कितना? 9, 9 में से 1 गए 8, यानी 8 3 24 हो जाएगा। अच्छा देखिए 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर -1। यहाँ बताइए 4 का स्क्वायर 16 में से 1 गए 15, 15 चौका 60 ही हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग सभी लोग। तो यानी समझिए, इसका अगर हम ऐसे ही आता चला जाएगा, इसका अगर एचसीएफ ले हम तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। भाई 6 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं? 6 चौके 24 और ये देखिए 6 दाम में 7, तो 6 का मल्टीपल ही आएगा, यानी एचसीएफ हो जाएगा 6। और ऐसी से संख्या होगी, दिया गया है 5 6 8 7, तो क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। तो चलिए चलते हैं, यानी 6 से सदैव विभाजित होगी ये संख्याएं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या
बताइए जो किन्हीं भी चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को सदैव विभाजित कर सके। चार क्रमागत यानी क्रम से, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 चौके 24 हो जाएगा। बताइए 2 से शुरू करते हैं, 2 3 4 और 5 को। तो बताइए 2 तिहाई 6 6 पंजे 30 और 3 चौक 12 120 हो जाएगा। फिर चलिए चलते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ऐसे ही बढ़ता जाएगा, यानी 4 तिहाई 12 और 12 पंजे 60 और 6 36 360 ऐसे ही आता रहेगा आपका नीचे भी। अब बताइए इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ मुझे बताइए। 24 120 360 ऐसे ही मल्टीप्लाई आएगा तो एचसीएफ हो गया 24। यानी हमारा जो संख्या होगा, संख्याओं के गुणनफल को सदैव विभाजित करे, तो सदैव कौन सी संख्या विभाजित करेगी, 24 विभाजित करेगी आपका राइट आंसर। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। समझते रहिए, समय ज्यादा नहीं लेंगे आप लोगों का, जल्दी से देखते रहिए और क्वेश्चन को हल करते रहिए। देखिए क्या कह रहा है, यानी ये तो वही संख्या हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15। वह छोटी से छोटी धन पूर्णांक संख्या का मान बताइए जिसको चार क्रमागत प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में जोड़ने से पूर्ण वर्ग हो जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसे प्रश्न ध्यान से देखिएगा। इसमें बच्चों को लगेगा कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे गलत करके कभी कभी आ जाते हैं, तो कठिन नहीं है, देख लीजिए। अभी मैंने बताया आपको 1 2 3 4 4 क्रमागत अगर आप करेंगे संख्याओं का गुणनफल तो 3 दूनी 6 और 24 हो जाएगा, 4 छंग 24। और अगर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करें तो देखिए 2 तिहाई 6 पंजे 30 3 चौक 12 120 हो जाएगा। या 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 करें तो देखिए 4 तिहाई 12 पंजे 7 6 36 360 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और मुझे ये बताइए कि अगर हम इसमें +1 कितना जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, छोटी छोटी संख्या। तो एक अगर हम जोड़ते हैं तो 25 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ते हैं 121 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ते हैं तो 361 हो जाएगा। मुझे बताइए यहाँ पर आपका ये सबके सब बताइए पूर्ण वर्ग है कि नहीं। भाई ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, आपका 19 का स्क्वायर है, 361। यानी ये सब के सब पूर्ण वर्ग संख्या हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या मैंने जोड़ा था छोटी छोटी संख्या, एक। तो एक आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर 1। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पर देख लीजिएगा सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से। और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। कह रहा है 16वां नंबर देखिए, यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5 हो तो a प्लस बी प्लस c/a का मान क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, सभी लोग देखें। कह रहा है यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5, ध्यान से देखिएगा, c/5। तो कह रहा है कि हो तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि a प्लस बी प्लस c/a, यही पूछ रहा है कि क्या हो। सभी लोग देखें, अगर a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5 है, बराबर है, तो इसे हम एक नियतांक मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू k मान लीजिए, मान लिया। बताइए a बराबर a/3 इक्वल टू k होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3k। इसको समझ रहे होंगे, नहीं तो हम यहाँ पे हल्का सा बता दे रहे हैं। a/3 इक्वल टू k अगर हम करें तो बताइए a बराबर क्या हो जाएगा, 3k। यही लिख रहा हूं इधर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3k। b बराबर क्या हो जाएगा, 4k। ध्यान से देखिए, c बराबर क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए जी जो पूछा हो, a प्लस बी प्लस सी, यही तो पूछा है। तो a बराबर क्या होगा, देखिए 3k प्लस 4k और प्लस 5k और बटे ए है तो 3k है, लिख दिया हमने। तो 4 3 7 और 7 5 12 के हो गया और बटे 3k हो गया। तो देखिए k से k कैंसिल, 3 चौक 12 यानी 4 आपका आंसर आ गया। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी।
तो समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग देखते रहें। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22/7 है। यानी 22/7 क्या है, मौखिक प्रश्न है। 22/7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि भाज्य संख्या है कि ननाबदी। आप सभी जानते हैं परिमेय, ये दोनों तो हटा दीजिए, परिमेय अपरिमेय में क्या होगा बताइए सभी लोग। परिमेय संख्या यानी 22/7 अगर कभी भी पूछे तो हम परिमेय लगाएंगे। परिमेय संख्याएं क्या किसे कहते हैं, यानी जब कोई संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q दोनों अलग अलग पूर्णांक संख्याएं हों और q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा अगर है तो वह परिमेय संख्या कहलाएगी। तो वह परिमेय संख्या 22 हो गया, 22 भी पूर्णांक 7 भी पूर्णांक, 22/7 परिमेय संख्या है। कभी भी गलती मत करिएगा, पाई पूछे तो अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान जो 22/7 पूछे अगर, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न अच्छा है, वही आ गया। पाई है यानी पाई का मान कह रहा है क्या है, यानी पाई क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या। तो देखिए पाई अगर पूछे तो अपरिमेय संख्या लगाएंगे, क्योंकि पाई का मान जो 22/7 है वही एग्जैक्ट मान नहीं है, वास्तविक मान नहीं है। वह दशमलव में डॉट 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 करके उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वो तो मान लिया जाता है 3.141। तो आप लेकिन ये अपरिमेय संख्या लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको अपरिमेय करेंगे, पाई का मान अपरिमेय संख्या। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इधर कर देते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2/3, 0 -5 और -3/5 और 7/8 यही दिया गया है। बताइए परिमेय होगा, परिमेय आप ऑप्शन क्या दिया गया है, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अवास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या और अवास्तविक संख्या। देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं, सभी लोग देखें। 2/3 भी परिमेय, जीरो भी, जीरो परिमेय होता है, ध्यान रखिएगा। जीरो भी परिमेय, -5 भी परिमेय, ये भी 5, ये भी क्योंकि का सबके सब परिमेय। और जितनी परिमेय है वो सबके सब वास्तविक संख्या भी है, तो परिमेय और वास्तविक हो जाएगा। परिमेय है नहीं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, परिमेय और अवास्तविक, तो ये अवास्तविक तो है नहीं, वास्तविक है। तो परिमेय और वास्तविक संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। छोटा छोटा प्रश्न है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें अपरिमेय संख्या आपको बताना। अब क्या होगा, इसमें जो ए नंबर दिया गया है 0.232323, यहाँ पे मैं बता चुका हूं कि जब दशमलव के बाद यानी ऐसी संख्या है वो जो रिपीट करे बार बार, तो इनफाइनाइट बार हो लेकिन रिपीट अगर कर रही है तो उसे हम बार के रूप में दर्शा सकते हैं। और जिस संख्या को बार के रूप में दर्शा सकते हैं उसे फ्रैक्शन में यानी भिन्न में हम चेंज कर सकते हैं। और जो फ्रैक्शन में चेंज हो जाए वो परिमेय संख्या होती है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। यहाँ देखिए यह तो दशमलव में यह निश्चित अंत है इसका, तो यह भी परिमेय संख्या होगी। आपको समझाया हूं, जाकर देख लीजिएगा। यहाँ देखिए यह इनफाइनाइट बार है, लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन यानी संख्या यानी अंक जो है रिपीट कर रहा है। यहाँ 2 अंक की संख्या रिपीट कर रही है, यहाँ 1 अंक की रिपीट कर रही है, तो ये भी परिमेय होगा। यहाँ देखिए यहाँ दशमलव के बाद आपके जितने अंक हैं सब चेंज होते जा रहे हैं, तो हम इसे बार के रूप में नहीं दर्शा सकते। और जिस संख्या को बार के रूप में नहीं दर्शा सकते उसे हम फ्रैक्शन में चेंज भी नहीं कर सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी है। तो अब यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है, इसके बाद कल क्लास होगी। देखिए इस समय थोड़ा सा दिक्कत मेरे साथ ये है, 2 तारीख तक रहेगी, आप लोग इसके लिए माफ करिएगा कि इस समय क्या चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, उसमें थोड़ा सा जल वगैरह देने में और भी क्रियाकलाप कुछ होता है, मैं करता हूं और इसलिए देर हो जाता है, तो माफ करिएगा। लेकिन वीडियो आपको देने का प्रयास डेली करेंगे। 2 तारीख के बाद फिर आपको सीटेट की भी क्लास मैं दूंगा, लेकिन 2 तारीख के बाद आपकी क्लास सीटेट की चल जाएगी। ये तो चलता रहेगा, ये मत सोचिएगा और कोई चलेगा तो ये बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सुपर टेट की क्लास रेगुलर चलती रहेगी जैसे चल रहा है। इसके बाद फिर अगला चैप्टर, फिर उसके बाद अगला चैप्टर, ऐसे होता रहेगा। लेकिन आपकी सीटेट की हम जो मैथ का क्वेश्चन है
उसको लेकर के आएंगे और टॉपिक वाइज आपको एक एक करके इतना अच्छा समझाएंगे, जितना हो सकेगा उतना अच्छा। तो चलिए आज यहाँ की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।